खार्किव में बमबारी तेज होने से अफरा तफरी का माहौल। यूक्रेन में फंसे 32 छात्रों की लोकेशन नहीं हो रही है ट्रेस। भारतीय दूतावास की टीम खोजने में जुटी। यूक्रेन और आसपास के देशों में फंसे कुल 282 उत्तराखंडी, अब तक 33 सकुशल लौटे। उत्तराखंड की भारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दी जानकारी। मतदान के बाद सीएम का दिल्ली दूसरा दौरा। पार्टी के शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। पार्टी में जारी भीतरघात और यूक्रेन मसले पर कर सकते हैं चर्चा। उत्तराखंड में फिर चढ़ने लगी बेरोजगारी। सीएम आईईडी और से आंकड़ा जारी। 26 राज्यों की बेरोजगारी दर सूची में उत्तराखंड का 15वां स्थान। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को लेकर बड़ा फैसला। अब उन्हीं को मिलेगा लाभ जो आएंगे स्कूल। 7 मार्च से शुरू होगी व्यवस्था। देश के हिमालयी राज्यों में बर्फबारी रहेगी जारी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। उत्तराखंड में छिटपुट स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड के पार्टी अध्यक्ष समेत कई नेताओं को दिल्ली तलब कर चुका है। इसलिए इन बैठकों के सियासी संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों से उत्तराखंड बीजेपी में जिस तरह भीतरघात के आरोप लगे, इन आरोपों में सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम सामने आया तो साफ माना जा रहा है कि पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है, और वो भी 10 मार्च के चुनाव नतीजे आने से पहले। हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा है कि संगठन में कोई बदलाव की स्थिति नहीं है। रही बात मुलाकातों की, तो ये मतगणना से पूर्व एक स्वाभाविक सी बात है जिसमें पार्टी आगामी रणनीति पर चर्चा करेगी। तात्कालिक रूप से तो कोई बदलाव को हम नहीं देखते। स्वाभाविक रूप से रूटीन में जब संगठन के चुनाव होंगे उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में उनका दिल्ली जाना एक रूटीन और स्वाभाविक प्रक्रिया है। केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप में जानना चाहेगा कि हम कितने विधायक ला रहे हैं, बहुमत से हम कितने ज़्यादा विधायक हमारे पास आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। तो एक तरीके से अपडेट लेना, अपडेट देना, ये एक रूटीन है, बड़ा नेचुरल है, स्वाभाविक है। इसको हम इसी रूप में देखते हैं। यूक्रेन में गोलाबारी और भारी बमबारी के बीच लक्सर के संगीपुर गांव का कुर्बान अली सुरक्षित आज घर वापस पहुंच गया। कुर्बान ने घर वापसी के बाद यूक्रेन के हालातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि इस समय यूक्रेन में हालात बहुत भयावह हैं। यूक्रेन में हर बीते दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कुर्बान अली यूक्रेन इवाना फ्रैंक शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। के न्यूज संवाददाता रामगोपाल वर्मा ने यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र कुर्बान अली से की खास बातचीत। एयरलिफ्ट करने की सरकार जिस तरीके से तैयारी कर रही है, कहीं ना कहीं एयरलिफ्ट भी किए जा रहे हैं। कुछ छात्र जो है उत्तराखंड भी पहुंचे हैं, जो उत्तराखंड के छात्र हैं, वहां यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। कुर्बान अली हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो है उत्तराखंड वापस आए हैं, कहीं ना कहीं पहले छात्र हैं जो उत्तराखंड पहुंचे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से तुम यूक्रेन से आए हो, वहाँ के जो हालात हैं उसको देखते हुए, अब जिस तरीके से घर में जो माहौल है खुशी का, कहीं ना कहीं क्या कहोगे? घर में सभी बहुत खुश है हमारे आने पर, और हमारे जो पड़ोस के और जान पहचान के सभी कल से हमारे आसपास आ रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, सभी बहुत खुश है। अच्छा, किस तरीके के हालात हैं वहाँ पे, क्योंकि आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, कहाँ किस स्थान पे थे पहले आप? मैं इवानो फ्रैंकिश नेशनल मेडिकल का एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं वहाँ से 24 तारीख में वहाँ से जंग का माहौल बनना शुरू हुआ था। तो वहाँ पे फर्स्ट सुबह 7 बजे हमें खबर मिली थी कि हमला हो गया यूक्रेन पे। तो हमने अपने सीनियर से बात की। सीनियर्स ने हमको बोला कि अपना जो खाने पीने का सामान है वो अपना लेके आ जाए, पहले ही स्टॉक में रख ले। तो हम वहाँ पे गए तो हमने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर हालात इतने ख़राब होते गए शाम तक के, फिर सबने कहा कि यहाँ से निकल लो। फिर शाम को हमसे बस का अरेंजमेंट तो हो नहीं पाया, बट मॉर्निंग में हमारे सीनियर्स ने और हमारे साथ मिलकर एक बस का अरेंजमेंट किया खुद के पैसे से। तो हम उस रोमानिया के बॉर्डर की ओर चले बस से। तो हमको वहाँ पे 5-6 घंटे लगे वहाँ तक जाने में। फिर वहाँ जाम इतना ज़्यादा था कि हमको 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे उतार दिया गया। तो वहाँ पे फिर हम बॉर्डर के ओर पैदल, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा, आपके साथ में कितने छात्र होंगे ऐसे भारतीय जो आपके जिस लोकेशन में आप रहते थे? जिस लोकेशन में रहता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो भारतीय उसमें लगभग 1500 के आसपास छात्र है, बट हमारे ग्रुप के मोस्टली बच्चे वापस आ ही गए यहाँ पे। नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट ने तल्लीताल थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना तल्लीताल के डाक कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, मालखाना और महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। प्रार्थना पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने हेतु निर्देश भी दिया। थाने का निरीक्षण करने के उपरांत उन्होंने तल्लीताल के व्यवसायियों के साथ मीटिंग कर उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव पर पुलिस अधिकारियों को उनके समाधान करने के निर्देश भी दिए।
हर चीज का नशा करते हैं साहब, और जाने कहाँ के लोग द्वारा तलीताल थाने का जो है वार्षिक मुआयना किया गया था। इसमें कुछ जो छोटी मोटी कमियां पाई गई हैं उनके बारे में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सीएलजी कमेटी की मीटिंग की गई है, जिसमें सीएलजी मेंबर्स द्वारा विशेषकर ट्रैफिक को लेकर के कुछ सुझाव दिए गए। इसके अलावा वेंडर्स को लेकर के और टैक्सीज के कुछ उनके सुझाव सामने आए हैं। हम लोग इस महीने लास्ट तक आपका ट्रैफिक प्लान अपना फाइनल कर देंगे और उसके बाद इसको जो है पब्लिश करवा देंगे कि इसमें किस प्रकार से इस बार हम नैनीताल के ट्रैफिक प्लान को लागू कर रहे हैं। खबर लक्ष्य से है। किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अंबावाता के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू और प्रदेश अध्यक्ष परमेंद्र चौधरी की अगुवाई में लक्सर के 35 गांव लक्सर रुड़की हाईवे से होते हुए तहसील मुख्यालय तक प्रदेश सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र ही किसानों की गन्ने का भुगतान व्यवस्था बेहतर नहीं की तो किसानों की फसलों में नुकसान का मुआवजा नहीं दिलाए तो यूनियन बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। मसला तो ये सीधा हमारा सरकार से, सरकार जो अपने ही बलबूते पड़ी हुई है, वो किसानों को कुछ समझ नहीं पा रही है। किसान लगातार खेत में इतना कार्य करता है, उसके बाद में उन्हें सड़कों पर आना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की गलतफहमी है कि किसान सिर्फ खेत में ही रहेगा। वो किसान सड़क पर भी आना जानता है और सड़क पर आकर प्रदर्शन करना भी जानता है और करेगा। बात मान जाते हैं तो आज ये गन्ना किसान इकट्ठा ना होता, इसकी परेशानियों के लिए से सड़क पे आने को मजबूर ना होना होता। तो आज ये जो है गन्ना किसान की मूलभूत समस्याओं के लिए और जो ये फसल जो खराब हुई है ओलावृष्टि और इससे, इसके लिए महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का आज प्रोग्राम है और एसडीएम महोदय के द्वारा उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। और कुछ जो शुगर फैक्ट्रियां हैं इसकी जो ये धिंगा मस्ती मैं कहना चाहूँगा, और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे इतना दुख है यहाँ की शुगर फैक्ट्री से। किसानों में इतना रोष है कि ये किसानों की समस्या ना इसने कभी सुनी और ना आगे हमें उम्मीद है, इसलिए आज हम सड़कों पर हैं। देश की नामचीन संस्था आईआईटी रुड़की ने पीएचडी करने वाली छात्राओं के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें पीएचडी करने वाली छात्राओं में खुशी की लहर है। शकुंतला नामक इस पहल के चलते छात्राओं को सिर्फ इंटरव्यू पास करने के बाद एडमिशन मिलेगा। छात्राओं की कमी को पूरा करने के लिए पहल महत्वपूर्ण है। प्रतिभावान छात्राओं के लिए नए सत्र शकुंतला फेलोशिप के जरिए मात्र इंटरव्यू पास करना अनिवार्य होगा और आसानी से एडमिशन प्राप्त कर सकेंगी। डिपार्टमेंट्स हैं उसमें छात्राओं की पीएचडी प्रोग्राम में कमी थी, पीएचडी करने वाली छात्राएं थोड़ी कम थीं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रुड़की ने एक पहल की है शकुंतला नाम की पहल, जिसमें इंटरव्यू होगा और सीएफटीआई की बच्चियों को डायरेक्ट इंटरव्यू किया जाएगा और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगर इंटरव्यू में वो पास हो गई तो उनका एडमिशन भी होगा। पहले नॉर्मल रूट से आते थे, अब ये सुपर न्यूमरी सीट्स हैं, मतलब जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा सीटें क्रिएट की गई हैं, जिसमें केवल लड़कियों का एडमिशन होगा, केवल सीएफटीआई से होगा, केवल इंटरव्यू से होगा। हाँ, एनकरेज करेंगे कि लड़कियों को अब एडमिशन पे थोड़ा आसानी मिलनी चाहिए, क्योंकि सुपर न्यूमरी सीट्स हैं, एडिशनल सीट्स क्रिएट हुई हैं, उसके लिए देंगे तो अच्छा है, उसमें ये नहीं है, लेकिन अगर इंटरव्यू तो पास करना पड़ेगा। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं काशी, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काशी पहुंची हैं, गंगा आरती में शामिल हो रही है। 7वें चरण के प्रचार प्रसार के लिए बनारस पहुंची हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गंगा आरती के लिए ममता बनर्जी काशी के घाट पर पहुंची हैं, गंगा आरती में शामिल हो रही हैं। 7वें चरण के प्रचार प्रसार के लिए ममता बनर्जी बनारस पहुंच चुकी हैं। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करती हुए नजर आएंगी ममता बनर्जी। 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होना है। बनारस और कई जिलों में 7 मार्च को चुनाव होना है, जिसके लिए ममता बनर्जी आज पहुंची हैं काशी, गंगा आरती में शामिल हुई हैं और उसके बाद आगे का कार्यक्रम
समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार काशी बनारस में करेंगी ममता बनर्जी। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, काशी से लाइव तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंगा आरती में शामिल होने के लिए काशी के घाट पर पहुंची हैं। भारी संख्या में आप लोगों की भीड़ भी देख पा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, साथ ही साथ मौजूद हैं कई नेता। काशी के घाट से लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 7वें चरण के प्रचार प्रसार के लिए काशी पहुंची हैं और इससे पहले गंगा आरती में शामिल हुई। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की किरणमय नंदा भी उनके साथ मौजूद है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, उनके साथ ही मौजूद है समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता किरणमय नंदा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। जिला चिकित्सालय पौड़ी में सेवा दे रहे कुछ डॉक्टर्स की नशे में धुत होकर हुड़दंग मचाने पर जमकर पिटाई की गई है। मामला इस कदर बढ़ा कि इस लड़ाई में लाठी डंडे तक चलने लगे और मामला अब कोतवाली तक जा पहुंचा है। दरअसल पीजी गेस्ट हाउस में रह रहे जिला चिकित्सालय पौड़ी के डॉक्टर्स पर पीजी गेस्ट हाउस के मालिक ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स की टीम देर रात शराब के नशे में चूर होकर जमकर यहां हर रोज हंगामा और हुड़दंग करती है, जिसे समझाया भी गया। पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। ये है उनके पीजी का, जहाँ ये जिला अस्पताल में जो पीपीपी मोड पर चल रहा है पौड़ी में, उसके डॉक्टर्स जो रहते हैं। तो उनके द्वारा डॉक्टर राहुल सैनी है, जिनके द्वारा शिकायत दी गई है कि 28 तारीख की रात में जो है जो हॉस्टल संचालक है वो उनकी पत्नी तथा उनके कुछ और साथी के द्वारा उनके साथ जो है मारपीट की गई है, जिसमें उनके चोटें आई हैं। 3-4 डॉक्टरों के मेडिकल भी कराया गया है, तो उनके चोटें आई हैं। इस संबंध में थाना हमारे पौड़ी पर मुकदमा लिखा गया है, इसकी जांच जारी है। हमारा इधर पीजी हॉस्टल है डॉक्टर्स का, यहाँ पे सभी को रूम किया हो गया और इन्होंने वहाँ बाहर से गुंडे बुला के हमें पिटवाया और उनके पास रोडें थी, जो आपने वीडियोस में देख लिया होगा। तो रोडें थी ये वो, और ये जो कह रहे हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, हमने कुछ नहीं किया। हमें इन्हें प्यार से बात की। ये पहले हस्बैंड वाइफ आए, गुंजन नेगी और अंजलि नेगी। इन्होंने हाथ में एक लोहे की रोड थी, एक के हाथ में लठ था। वहाँ हमें कहा कि नहीं अगर कोई बात है तो आप पुलिस को बुलाओ, हम पुलिस से बात करेंगे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमने कहा सब अपने रूम में जाने लग गए। इसके बाद ये और इसके कोई लोकल इन्होंने गुंडे गांडे लड़के बुलाए और सीधा आके सिर पे ये रोडों से मारने लग गए। चला तो यहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, और लेकिन ये देर रात रोज का काम है इनका, शराब पी के हुड़दंग मचाना, चीखना चिल्लाना। हम इनसे सर रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन ये मानते नहीं है। हम इनके मैनेजमेंट में कॉल करते हैं, किसी को भी कॉल करते हैं, उसकी डिटेल्स हमारे पास सारी हैं।
और विगत लास्ट केस में भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है। ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे दारू पी के। इन्होंने मेरी बीबी का, जब हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए कि बंद कीजिए, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इन्होंने मेरी बीबी के साथ हाथापाई करी, उसका कॉलर पकड़ा, उसे घसीटते हुए पूरा नीचे लाए हैं, गाली गलौज करी है सर इन्होंने लगभग आधे घंटे हमारे साथ। उसके बाद जब ये हमें धमकी देते रहे मारने की, जान से मारने की, फिर मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, क्योंकि हम 2 अकेले थे, ये काफ़ी लोग थे और बदतमीजी कर रहे थे। डॉक्टर आयुष, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शशांक और डॉक्टर सुरती जो मेन थे, और बाकी इनके साथ और भी थे। और जब ये मेरे सामने मेरी वाइफ को पकड़ के, गला पकड़ के नीचे लाए हैं, गाली गलौज कर रही हैं। सीएससी बैरीनाग में बुधवार से 3 दिवसीय नेत्र महाकुंभ शिविर शुरू हो गया है। शिविर में पहले दिन 400 लोगों का नेत्र प्रशिक्षण किया गया। 150 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के चयन किया गया। वहीं ऑपरेशन निःशुल्क और दवाओं का भी वितरण किया गया। ऑपरेशन जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कैलाश ब्रजवाल के द्वारा किया गया। शिविर में गड़ाई, गंगोलीहाट, थल आदि क्षेत्रों से आंखों के प्रशिक्षण के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। लोग आंख दिखाने आए थे, जिसमें से स्क्रीनिंग अभी चल रही है। और ये नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ के निर्देशानुसार हमारे बेरीनाग हॉस्पिटल में निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर चल रहा है। कल और परसों भी ये कैंप जारी रहेगा। कल और परसों ऑपरेशन थिएटर में अधिक से अधिक लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन बेरीनाग से आए पिथौरागढ़ से आए डॉक्टर ब्रजवाल जी द्वारा किया। जिला मुख्यालय स्थित गुलाब राय में दशकों पुराना जल स्रोत रेल परियोजना की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ ही साथ शहरवासी भी खासे परेशान है। इस जल से दूर दराज के लोग पानी भरने आया करते थे, जबकि गर्मियों के समय में जब नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित होती थी तो सभी लोग इसी जल स्रोत से प्यास बुझाते थे। मगर अब ये भी खत्म हो चुका है, जिस कारण लोगों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। पर ये पानी कभी बंद ना मिलता, ऐसे देखा जिंदगी भर इतना पानी रोपाई करते हैं, हमें सिंचाई करते थे, पर क्या करना है, अब तो बहुत मुसीबत हो गई। सारी दुनिया पानी पीने के लिए यहाँ पर आती थी, अब क्या करें। ये काम लगा नहीं, यहाँ पे रेलवे का लग गया, ये बहुत काम लग गया बल यहाँ पे, तो पता नहीं कहाँ गया वो पानी, क्या किया उन्होंने, क्या किया होगा। क्या चाहते हैं आप? क्या ऐसे चाहते हैं, पानी लाओ बोलो, यहाँ पर सारी दुनिया मर जाएगी यहाँ पे तो बिना पानी की। सर हमारी 7 पीढ़ी यहाँ पे हो गई है गुलाब राय में। तो हमारे पैतृक जो गांव था टिमटोली था, हम लोग इस पानी की वजह से यहाँ आए थे। तो हमारी 7 पीढ़ी यहाँ पे हो गई है। अभी रेलवे के काम से हमारा सारा पानी यहाँ पे से जमीन नीचे बैठ गया है। हम सरकार से चाहते हैं हमें पानी द्वारा मुहैया कराया जाए। अभी इस पानी गर्मियों में जब गर्मी पड़ती है, पूरे शहर के लोग यहीं पानी पीने आते हैं। यहाँ तक कि डीएम कार्यालय के लोग भी यहीं पानी पीने आते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष का पानी यहीं से जाता है, जिला पंचायत का पानी यहीं से जाता है। आम आदमी इसी पानी पे निर्भर है। अगर ये पानी नहीं होगा तो त्राही माह मर जाएगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247 एनीवेयर एनी टाइम 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तराखंड में आने वाले 4 दिनों तक मौसम सुहाना रहने वाला है। उत्तराखंड में मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने मौसम की जानकारी देते हुए बताया कि ऊपरी इलाके में 3 मार्च को हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन फिर उसके बाद अगले 6 मार्च तक मौसम सुहावना बना रहेगा। आसमान में खिली धूप नजर आएगी। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 2 तारीख मार्च की हो गई है और देख रहे हैं कि अभी मौसम साफ है। तापमान भी जो खासकर अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो वो सामान्य से करीब करीब जो है 3-4 डिग्री तक जो है ऊपर आ गए हैं और जो न्यूनतम तापमान है वो करीब करीब ये सामान्य के आसपास हैं। पहाड़ में थोड़ा 1-8 डिग्री तक है वो सामान्य से ऊपर भी हैं। तो इस तरह की अभी सिचुएशन बनी और आगे भी तापमान में बहुत परिवर्तन होने वाले नहीं है, थोड़े बढ़ोतरी ही उसमें होती जाएगी। उत्तराखंड में जैसे जैसे मौसम का मिजाज गर्मा रहा है, वैसे ही उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में भी गर्माहट बढ़ रही है। चुनाव के बाद मतगणना में कम समय बचा है, ऐसे में उत्तराखंड में अपना अपना वर्चस्व रखने वाली भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह लगातार शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी दिल्ली का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री की शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों से मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, ये तो आने वाली 10 मार्च को साफ हो जाएगा, क्योंकि इस दिन उत्तराखंड की सभी पार्टियों की किस्मत का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। मतगणना से पहले भाजपा और कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन परिणामों के बाद सरकार बनने की स्थिति से पहले उत्तराखंड कांग्रेस से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर घमासान मच सकता है। इसी कड़ी में अपनी जीत सुनिश्चित मान रही कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह और हरीश रावत दिल्ली का रुख कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा पुष्कर सिंह धामी भी लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सभी पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर रहे हैं। हालांकि भाजपा का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही भाजपा ने चुनाव लड़ा है, तो आगे भी वही राज्य का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से सरकार बना रही है। जो हमने 60 पार का नारा दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है और 10 तारीख को सबको पता लग जाएगा। कांग्रेस पार्टी में आपस में मुझे लगता है कि बहुत कन्फ्रंटेशन है और जिस तरह से लग रहा है कि प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी के बीच में जो भयंकर गुटबाजी चल रही है, मुझे लगता है कि उस गुटबाजी के असर भी सामने आने वाले हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा में जमीन आसमान का फर्क है। भाजपा के नेता दिल्ली अपनी पार्टी में मचे घमासान को रोकने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वहीं आप प्रवक्ता दीपक पांडे ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में अपने सीएम के चेहरे की घोषणा कर दी थी, लेकिन भाजपा और कांग्रेस अपने सीएम चेहरे को लेकर अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाई है। सिर्फ फुटबॉल भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर चल रहा है, जो अनुशासनहीनता वहां देखने को मिल रही है, उसके बाद भाजपा के जो नेता दिल्ली जा रहे हैं या यहाँ एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं। वहीं हमारे नेता, क्योंकि हम राज्य में नई सरकार के गठन के मुहाने पर है, इसलिए हमारा प्रादेशिक नेतृत्व जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के संग संवाद स्थापित करने के लिए मुलाकातें कर रहा है, आपस में मंथन कर रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद किस तरह से रूपरेखा हमारी सरकार की होगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता के सामने आप कांग्रेस की तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी को हमेशा जनता का मैंडेट शिरोधार्य होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बाद भी जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने पर तुल जाती है, जिस तरह से सत्ता प्राप्ति के लिए वो येन केन प्रकारेण साम नाम दंड भेद लगाती है, उस तरह की कुत्सित मानसिकता कांग्रेस पार्टी की नहीं है। हमारा संविधान में भी आ सकती है आस्था है और लोकतंत्र में भी पूरी आस्था है। उत्तराखंड के राजनीतिक परिवेश को अगर हम देखेंगे तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले वो पार्टी है जिसने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करा। जो हमारे कर्नल अजय कोटियाल जी हैं, वो सबसे पहले आज से 4 से 5 माह पहले उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया था।
लेकिन आज ये जो वॉर छिड़ने को दिख रही है आप लोगों को, जो कांग्रेस में आप देख रहे हैं या बीजेपी में देख रहे हैं, कांग्रेस में हरीश रावत जी के बीच में, प्रीतम सिंह जी के बीच में, गणेश गोदयाल जी के बीच में, इन लोगों में एक वॉर सी है कि अगर सरकार अगर हम जोड़ तोड़ करके बनाते तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन कि प्रीतम सिंह होगा कि हरीश रावत होगा। ये अपनी ही लड़ाई में इतने मसरूफ हो चुके हैं, इतने बिजी हैं ये लोग कि इनको जनता के किसी भी कार्य से कोई सरोकार नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी पुष्कर सिंह धामी जी कहीं ना कहीं संगठन के ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं इतने विवाद हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों को कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं, दिल्ली में जाके लोगों से मिल रहे हैं, वो भी ये अपने मंथन करने पे लगे हुए हैं। कल के दिन अगर किसी तरह जोड़ तोड़ करके हम लोग अगर सरकार बनाते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे? जिस तरह से संगठन ने पहले भी 2 बार लोगों को मुख्यमंत्री के चेहरे से हटाया है। अब जब मतगणना में कम समय बचा है, ऐसे में कई कस लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाली 10 मार्च को ही स्पष्ट हो सकेगा कि राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और मुख्यमंत्री पद को लेकर कितनी मेहनत और नेताओं को करनी पड़ेगी। ये देखने वाली बात होगी। के न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से दानली की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।